जय हिंद। कारगिल विजय दिवस की पूर्व संध्या में आप सभी का स्वागत है। आज पूरा देश इन वीरों का कृतज्ञ और आभारी है। आज के इस महत्वपूर्ण दिन में हमारे साथ मेजर जनरल के सिन्हा SMVSM है, जो एक कारगिल वॉर वेटरन है एज ए यंग कमांडिंग ऑफिसर। आइए आज जनरल सिन्हा से हम कुछ कहीं अनकहीं बातें सुनते हैं और समझते हैं और इस कारगिल युद्ध के जियोपॉलिटिकल एंड जियो स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट्स एंड इम्प्लीकेशंस को बहुत गहराई और सरल भाषाओं में समझने की कोशिश करते हैं। जनरल सिन्हा, आपका स्वागत है। सर, क्या आप हमारे दर्शकों को ये बता सकते हैं कि इस कारगिल युद्ध का बैकड्रॉप क्या था, ये क्यों हुआ और कब हुआ, और क्यों पाकिस्तान ने 1947-48, 1965, 1971 की हार के इतने लंबे समय 1999 में उसने कारगिल में घुसपैठ करने की जरूरत की, और क्या आप हमें इसके इम्प्लीकेशंस, जो जियो स्ट्रेटेजिक एंड जियो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस है, उनके बारे में कुछ बता सकते हैं? जय हिंद मैम, आपने एक बहुत अहम सवाल पूछा है। 22 सालों के कारगिल के बाद बहुत सारी चीज़ें आई, बट जियो स्ट्रेटेजिक एंड जियो पॉलिटिकल जो इम्प्लीकेशंस हैं वो उसका भी पता सबको लगना चाहिए, क्योंकि ये बड़ी चीज़ है और बहुत अहम है। इसी को समझने के लिए जो हमारा रीजनल मैप है उसके ऊपर में हम जल्द से समझते हैं और उसका फिर मैं विश्लेषण करूँगा। देखिए, कारगिल के तकरीबन 1 साल पहले से यदि हम देखते हैं जो राजनीतिक हालात थी इस रीजन के अंदर में, उसका बहुत बड़ा प्रभाव है कि कारगिल उसके बाद कैसे हुआ। 98 में यहाँ पर भारत के अंदर में अटल बिहारी वाजपेयी के एनडीए की सरकार थी, वो प्रधानमंत्री थे, और जब वो सत्ता में आए उसके 2 महीने बाद ही उन्होंने पोखरण के ऊपर में एक न्यूक्लियर टेस्ट किया पोखरण के अंदर, और वो 11 और 13 मई के 98 में हुआ था, और इसकी भनक भी किसी को नहीं लगी थी। एब्सोल्युटली इसको कहते हैं एक बहुत स्ट्रैटेजिक सरप्राइज़ हुआ। इसके कारण पूरी दुनिया भौचक्की रह गई कि इंडिया ने बिना किसी को जानकारी में ये एक्सप्लोजन हुआ। और इसी दौरान पाकिस्तान के अंदर में नवाज शरीफ साहब थे, और उन्होंने अपने चहेते चीफ को लाया था, परवेज़ मुशर्रफ साहब को, और उन्होंने पहले वाले चीफ को सैक कर दिया था। और पाकिस्तान, जब हम इंडिया न्यूक्लियर टेस्ट करता है उसके जस्ट 15 दिन बाद बलूचिस्तान में चाइना के मदद से न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करता है। तो एक तरह का एक जवाब था भारत के लिए। और देखिए, जब उन्होंने किया तो पूरी विश्व के अंदर में दोनों देशों के ऊपर में बहुत बड़ी चिंताएं और सैंक्शन लगाया गया की बात होनी शुरू हो गई, और ये कहा गया कि 2 न्यूक्लियर देश हैं जो कि आपस में दुश्मन हैं, और उनके पास है तो कभी भी न्यूक्लियर वॉर हो सकता है, न्यूक्लियर एक्सचेंज हो सकता है। तो इसी के मद्देनजर रखते हुए जब UN के अंदर में जब जनरल असेंबली होता है अगस्त के अंदर में, तो नवाज शरीफ साहब एक अपना सगुशा छोड़ते हैं, और वो कहते हैं कि वो तो भारत के साथ बहुत दोस्ती करना चाहते हैं। और उन्होंने, जब वो पहली बार थे 1982 में, तो उन्होंने एक बाई रोड चले गए थे पाकिस्तान से इंडिया के दिल्ली में, जब वहाँ एशियन गेम हो रहा था। तो इसके बाद वाजपेयी साहब को बहुत प्रेशर आया, और वाजपेयी साहब को एक डिप्लोमेसी की बात होनी शुरू हो गई इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। ये एक डिप्लोमेटिक प्रेशर था, एक पॉलिटिकल प्रेशर था, एक ब्यूरोक्रेटिक प्रेशर था। और फिर वाजपेयी साहब तकरीबन 1 साल के बाद इन 19 फरवरी को जब वो लाहौर में बस लेके जाते हैं, और वहाँ पर एक लाहौर डिक्लेरेशन होता है इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में, जिसको मुशर्रफ साहब नहीं लाइक करते हैं। और मुशर्रफ साहब एक ऑपरेशन करना चाहते हैं, एक सरप्राइज़ एक्शंस करना चाहते हैं जम्मू एंड कश्मीर में, जिसमें वो नवाज शरीफ साहब को बता के रखते हैं। ये तो हालात ज़मीनी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। देखिए, तालिबान जो अफ़गानिस्तान है, इसमें तालिबान 96 से थी, और 99 के समय तालिबान का पूरा वर्चस्व था अफ़गानिस्तान में। और इसका क्योंकि ये
तालिबान पाकिस्तान का ही बनाया हुआ था और पाकिस्तान में ही इसकी पूरी रूट थी, उसका कंट्रोल था। तो मुशर्रफ साहब को ऐसा था, लगता था कि ये शायद पाकिस्तान का जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ की उसकी बात करते हैं तो उनको हासिल है और इस रीजन में उनका दबदबा था। अमेरिकन्स उनके साथ में थे क्योंकि पहले अमेरिकन्स ने बहुत सारी चीज़ें उनको मदद की हैं, चाहे हथियार से और पैसे से भी मदद हो रही थी, मिलिट्री एड मिल रहा था और दूसरे एड मिल रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान ने एज ए फ्रंटलाइन स्टेट जब अफ़गानिस्तान के ऊपर में एक्शंस हुआ था अस्ट्रवाइल यूएसएसआर में, तो पाकिस्तान ने बहुत बड़ा अपना रोल अदा किया था। और उसी दौरान जो चाइना था न्यूट्रलिटी तो दिखाता था मगर उसकी पूरी की पूरी मदद पाकिस्तान के साथ में थी। तो माजरा ये था रीजनल लेवल पे कि इंडिया एक तरह से थोड़ा सा अलग थलग था, उसके ऊपर सैंक्शन था और बहुत ज़्यादा ही एक दबाव था। और उस दबाव के दौरान चाहे शायद पाकिस्तान को ऐसा लगा कि अभी समय है, क्योंकि उनको एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस आ गया क्या कि पूरे के रीजन के ऊपर में, पूरे भारत के अंदर में और पूरे विश्व के अंदर जो है, भारत भी नहीं पूरे विश्व के अंदर में शायद उनका एक बहुत बड़ा रोल है और अमेरिका उनके साथ में है। जो रशिया है नया बना है। तो ये है मोटे तौर पर। अब हम इसको ज़रा विस्तार से समझते हैं, इन पूरी जो जियोपॉलिटिकल एंड जियोस्ट्रैटेजिक ये जो डायमेंशंस हैं। देखिए, जो जियो स्ट्रेटजिक एंड जियो पॉलिटिकल सिचुएशन जो मैंने मैप के ऊपर में रीजनल मैप के ऊपर में थोड़ी बताने की चेष्टा की, उसकी थोड़ी व्याख्या करना चाहूँगा। इसमें आप ये देखिए, जो परिस्थितियाँ बन रही थी 99 में, उसके पहले 98 से जो शुरू हुई, जैसे उसमें सबसे जब इंडिया ने एक्सप्लोजन किया तो पूरा विश्व भाचक्का रह गया, क्योंकि पूरी सिक्रेसी के साथ वो पता ही नहीं लगा किसी को कि यहाँ पर जब मई में 11 और 13 मई को हुआ तो इस दुनिया को उस समय पता चला जब वो सिस्मिक स्केल में ऐसा लगा कि कहीं पर वो झलझला आया है, कहीं पर भूकंप आया है। इन्होंने पहले ये सोचा, पर बाद में पता चला तो भूकंप नहीं आई, तो ये पता लगा कि तो न्यूक्लियर टेस्ट किया है इंडिया ने। अमेरिका खास करके अमेरिका CIA को भी नहीं पता चला, कि ये भी किसी भी देश को, ISI किसी को, और ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी ये ऐसे मास्टर स्ट्रोक था। पूरा झल्ला गया, पूरा विश्व झल्ला गया, अमेरिका झल्ला गया, वर्ल्ड बैंक से पूरा सैंक्शन इंडिया के ऊपर आने लगा। और जब पलट वॉर करता है पाकिस्तान 15 दिन के अंदर में, वो जब बालूचिस्तान में टेस्ट करता है तो, और वो चाइना के मिलाप से उनको बहुत सारे हेल्प मिले हैं बाहर से भी, और जिस तरह से चाइना ने AQ खान साहब ने किया न्यूक्लियर टेस्ट, ये पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस जो उसको दे दिया। और उसने ये सोचा कि अभी तो इंडिया कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है, क्योंकि उनके पास बहुत सारे इक्विपमेंट्स थे जो अमेरिका से मिले थे, F-16 एंड ऑल, जो अब बैटल ऑफ अफगानिस्तान अगेंस्ट USSR को जब ये उन्होंने तोड़ा, और उसके बाद अफ़गानिस्तान में जब इन्होंने तालिबान को खड़ा करा, बहुत एड F-16 ऐसे एयरक्राफ्ट हाईटेक जो टॉप ऑफ नॉच ऑफ वेपन सिस्टम उनके पास आई, उनको चाइना से भी मिल रहा था। इंडिया में उसी समय USSR टूट चुका था, रशिया इतना, उनकी जो डिफेंस इंडस्ट्री थी वहाँ कुछ, और बॉफर्स जो स्वीडिश वेपन आए थे, हमारे तोप, उसका लफड़ा चल चुका था। बॉफर्स की इंडिया में पॉलिटिकली बहुत सारा, उसके कारण उसके एम्यूनिशंस नहीं आ रहे थे। और हमारी ये भी आप देखेंगे, और सामरिक तरीके से उस समय हमारी हालात उतनी अच्छी नहीं थी। उसके अलावा अब आप देखिए जम्मू एंड कश्मीर में, बिकॉज़ वो टेररिज्म था और पाकिस्तान को ये कामयाबी मिल गई थी अफ़गानिस्तान में, उसके हौसले बुलंद थे। वो तो सोचता था कि अब वहाँ हुआ, अब यहाँ कर लेंगे और जम्मू एंड कश्मीर को इनक्स कर लेंगे। उनका एम्बिशन जो रहा है, उनकी जो रात दिन वो सपने में भी सोचते हैं, जम्मू एंड कश्मीर को लेने की बात करते हैं। वो भी सोचने लगे कि 84 में जो हमने सियाचिन ले लिया है, तुर्तुक जो पहले मिला था, जो कर्नल रिंचन के डेयरिंग एक्शंस के, वो सारा चीज़ हम अंडू कर देंगे। और जो इसकी और थोड़ी सी व्याख्या इसलिए ज़रूरी है कि जो GHQ है, मुशर्रफ साहब, ISI, जो पाकिस्तान आर्मी ये सोचती थी कि हमारे पास तो बहुत मिसाइल सिस्टम बहुत अच्छे हैं,
हमारा पास बहुत अच्छा मिसाइल सिस्टम है, और उस समय अब्दुल कलाम साहब का जो हमारा मिसाइल प्रोग्राम उतना ज़्यादा परिपक्व नहीं हुआ था। वो तो ये सोचते थे हमारी इक्विपमेंट है, और हमने कन्वेंशनली इंडिया को डाउन कर दिया है, उनकी सुपीरियरिटी ख़त्म है, और हम इस चीज़ को करेंगे तो इंडिया कभी भी रिटेलिएट नहीं कर सकता है। यदि उसमें सरप्राइज़ एलिमेंट होगा और हम धोखे से इन द गार्ब ऑफ जो उन्होंने अफ़गानिस्तान में किया वो यहाँ करेंगे तो हम वो टर्न कर सकते हैं। और ये एम्बिशन जो मुशर्रफ साहब की थी, और यही सपना उन्होंने नवाज़ शरीफ को दिखाया कि ये हम कर सकते हैं, एब्सोल्युटली हम पिकी बैग हैं। और मुशर्रफ साहब तो नवाज़ शरीफ को चुन के आए हुए थे, उन्होंने पुराने वाले अपने चीफ को सैक कर दिया था। तो वो जो एक पुराना अलबदर वाला है, और जैसे मैंने आपको समझाया फ्रॉम मस्को में वो आए थे कि वहाँ से वो इन्फिल्ट्रेशन करके श्रीनगर में आएंगे, क्योंकि नीलम वैली से और जो पीर पंजाल का इलाका है पुंछ राजौरी से उनको दिक्कतें आ रही थी। तो एक नया रास्ता से और वो समथिंग लाइक अफ़गानिस्तान दे विल डू इट इन जम्मू एंड कश्मीर। और जब हम काट देंगे लेह लद्दाख को और कारगिल के इलाके में हम आ जाएंगे, और बटालिक के इलाके में जब उनका पकड़ होगा उन स्ट्रेटेजिक हाइट में, तो इंडिया तो पूरी तरह से कुछ नहीं कर सकता इन सियाचिन ग्लेशियर समथिंग लाइक दैट। तो वो जो उनकी प्लान थी, मास्टर स्ट्रोक प्लान, इसमें कोई डाउट नहीं है। इनिशियली जो उन्होंने सरप्राइज़ लिया वो भी एक अद्भुत था। हमारे दर्शक जरूर ये जानना चाहेंगे कि किस तरह पाकिस्तान ने हमें चकमा देते हुए हमारे LOC के इस पार आ गए, और हमारी जितनी भी स्ट्रैटेजिक लोकेशन थी उनको उन्होंने अपने कैप्चर में कर लिया, कारगिल सेक्टर के। और किस तरह से हमारे इंडियन आर्म फोर्सेस ने रिटेलिएट करते हुए दोबारा उन सारे पोजीशन पे अपना कब्जा किया और उनको अपने नियंत्रण में लिया। सो हमारे दर्शक जरूर ये जानना चाहेंगे। देखिए, ग्राउंड के ऊपर में जो ऑपरेशन बदर है या हमारा विजय जो लॉन्च हुआ है, उसको जानने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि एक जो प्रोजेक्टेड एरिया है, जो कारगिल, दरास, मस्को का इलाका है, इस जगह में कैसी ज़मीन हालात थी, इसको हम टेरेन मैप के ऊपर में मोटे तौर पे जानेंगे, और मोटे तौर पे जानेंगे कि कैसे ऑपरेशंस हुआ है। तो आए चले थोड़ा सा हम मैप के ऊपर में जनी हालात को समझ जाएं। देखिए, जो स्केच आप देख रहे हैं, ये स्केच ऑपरेशन बदर का है, जो कि स्केच हैंड ड्रॉन है। और ये स्केच पाकिस्तान में जो ऑपरेशन बदर है, जो पब्लिक डोमेन में है या पब्लिक मीडिया में है, बुकें लिखी गई हैं, किताबें आई हैं, उनके ऊपर से लिया गया है, और उसको आपके यूज़ कर रहे हैं ज़मीनी हालात को समझाने के लिए। LOC जो पिंक लाइन से दिखा रही है, और ये वेस्ट से ईस्ट को जाता हुआ, और तुर्तुक से ये अप नॉर्थ सियाचिन की तरफ जाता है। NH-1 अल्फ़ा जो श्रीनगर से आता हुआ, और कारगिल देखिए काक्सर के पास बहुत नज़दीक, फिर बटालिक के आसपास, ये फिर नदी के साथ साथ होता हुआ लेह की तरफ जाता हुआ। कारगिल सकारदो जो उनका मेन बेस था, और उनकी मेन एक्सेस वहाँ से फटता हुआ 4-5 जो स्ट्रेटजिक हाइट्स हैं, मस्को की, दरास की, काक्सर, बटालिक, और वेरी इंपॉर्टेंट चोरबाटला, ये पुराना सिल्क रूट जो कि पहले भी यूज़ होता रहा है। और इसको हम यहाँ पर बोथ साइड, इंडिया एंड पाकिस्तान की तरफ से इसको हेल्ड है। और फिर टर्न करता हुआ तुर्तुक का सेक्टर, और रिंचिन का जो मेन ऑपरेशंस, और फिर आपका सदर्न, सेंट्रल और जो नदन ग्लेशियर का इलाका। इसमें जो अल बदर है, किस तरह से उसको लॉन्च हुआ और उसका जो पलट कार्रवाइयाँ हुई। मस्को मोटे तौर पर मस्को को इसलिए यूज़ करते थे कि वो इन्फिल्ट्रेशन रूट खोलना चाहते थे टुवर्ड्स जम्मू एंड कश्मीर, टुवर्ड्स द वैली, टुवर्ड्स द श्रीनगर। और क्योंकि इसके वेस्ट में तकरीबन नीलम वैली पड़ती है, दरास, काक्सर, और तकरीबन इस इलाके तकरीबन 100 किलोमीटर का ये जो NH हाईवे है, उसको वो
फायर एंड ऑब्जर्वेशन से LOC के इस पार आकर के या फिज़िकल डोमिनेशन भी कर पाते हैं तो इस काक्सर में, या फायर एंड ऑब्जर्वेशन टू इसको उन्होंने कट ऑफ करना था लेक के लिए। तो ज़मीनी हालात तकरीबन मैप के ऊपर में मोटे तौर पर समझना, इसमें वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर्स भी जो चोरबाटला का सेक्टर है, बटालिक और ये जो मल्डोहालो का इलाका है, इसको समझना, और उसके बाद टर्निंग ऑफ द फ्लैंक्स एंड उसको अप नॉर्थ जाना। और ये इसी चीज़ को हम थोड़ा विस्तार में समझते हैं पूरे ऑपरेशंस को। देखिए, हम मैप के ऊपर में मोटे तौर पर टेरेन का समझ लिया और उनका क्या प्लान था उसको हमने थोड़ा सा समझने की चेष्टा की। इसकी जो व्याख्या करते हैं, इसकी व्याख्या है कि देखिए, जो उन्होंने ये सोचा, और थोड़ा सा रेपिटेशंस भी होगा, कि जो उन्होंने अलबदर एक पुराना ऑपरेशंस उन्होंने प्लान किया था, उसका वॉर गेम कर चुके थे, उसको ज़मीन पे भी उन्होंने एक्सरसाइज के तौर पे बहुत बार किया था, उसको उन्होंने पुल आउट किया और उसको इम्प्लीमेंट किया मुशर्रफ साहब ने। तो उन्होंने जो इसकी ब्रीफिंग है, लगातार जब हमारी बस लेकर हम जा रहे थे, लाहौर डिक्लेरेशन हो रहा था, उसके पहले से इसकी तैयारी शुरू हो चुकी थी। मुशर्रफ साहब ने नवाज़ शरीफ को तो कॉन्फिडेंस में ले लिया था। ज़मीन के ऊपर में मैं जो भी बता चुका हूँ, अभी ज़मीन के ऊपर में क्या है, जैसे मैंने दिखाया आपको कि सकर्दू से जो इलाका आता है, जो हाइट्स हैं, वो मस्को में हो या दराज में हो, काक्सर में हो या बटालिक है, और चोरबाटला और जो तुर्तुक का इलाका है, यहाँ से जो टर्न करता है। इनिशियली वो आए इन इलाकों में, सबसे पहले उन्होंने मल्टोढालो के अंदर में जो उनका लॉजिस्टिक बेस बनाया, ह्यूज लॉजिस्टिक बेस, उनके जो रोड हेड आ रही है सकर्दू से, और ये बटालिक के पीछे का इलाका पड़ता है, वहाँ पर उन्होंने पूरा का पूरा अपने लॉजिस्टिक सपोर्ट को, अपने आर्म्स एम्यूनिशन को, अपने रसद को ये पहुंचाते रहे, डंप करते रहे, डिफेंस स्टोर करते रहे। और फिर वो मेरे ख्याल से जैसे ही विंटर बीच मिडवे समवेयर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये करते रहे, जनवरी में 3-4 बार ब्रीफिंग किया उन्होंने नवाज़ शरीफ साहब का GHQ में, और फिर उनको लेकर के भी आए मुशर्रफ साहब और उनको दिखाया, और केवल ये बताया कि ठीक है, हम इसको गार्ब ऑफ ये मुजाहिदीन की गार्ब में हम ये करेंगे। और जो बटालियंस वो आइडेंटिफाई हुई और बदर में बाद में, वो है 5, 6, 7, 11, 12 नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्रीज, क्योंकि पहला जो 5 नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री का एक जवान था जो जिस इलाके में मैं ऑपरेट कर रहा था, चोरबाटला के तपकोचन में, वहाँ पर हमारे नीचे लद्दाख स्काउट की भी थी और हमारे जवान लगे हुए थे, और जो उन्होंने पहला मारा और हम जब बॉडी लेकर आए तो उनके यहाँ से यहाँ पर उसका आई कार्ड मिला था 5 LI का, और तब तो ये पूरा जग जाहिर हो गया कि यहाँ पर तो इतनी बड़ी है, और आपका जो इनका इंट्रूशन था इतने ह्यूज इलाके में, ये सब सेक्टर हनीप या तुर्तुक का इलाका बनता है, वहाँ तक कि इनकी ये ट्राई कर रहे थे, चढ़ रहे थे। और जो बड़ी बात है इसके अंदर में POK, सिंध, स्पेशल फोर्सेस और उनके आर्मी एविएशन और आर्टिलरी का बड़ा जमाव, पाकिस्तान आर्मी जो POK है उधर उसका जमावड़ा की अगर ज़रूरत पड़े में आएगा। उनकी जो सोच थी कि क्योंकि हमारी सुप्रीमेसी है, हमने कन्वेंशनली इनको डाउन कर लिया है, इनको कंप्रोमाइज़ कर दिया है न्यूक्लियर वॉर में एक्सचेंज के बहाने, और उसकी प्रॉक्सी में इंडिया कभी भी इसको पूरे ऑल आउट वॉर में नहीं जाएगा। और शायद वो इस मामले में मुशर्रफ साहब का जो अप्रिसिएशन था वो सही था। वो जब 26 सालों से हम इनको वैकेट करते रहे हैं विंटर के दौरान इस इलाके में, ख़ास करके कारगिल के इलाके में, बटालिक सेक्टर में, जो भी हाइट हम पकड़ते थे ऑब्जर्वेशंस के लिए, उनको हम छोड़ कर आते थे। और फिर जब गर्मी के दौरान अप्रैल के बाद जब मई, जून और उसको पकड़ते थे, और विंटर्स में फिर वैकेट, ये कार्रवाई 26-27 सालों से चलती थी। उसका फ़ायदा उठाते हुए वो आए और हमें जो डिफ़ीट किया, वो हमारे इंटेलिजेंस में, क्योंकि हम शायद हमारा ध्यान बढ़ गया कि हमारा और पाकिस्तान के बीच में मैत्री हो रही है,
और हमारा संबंध हो रहा है, तो हमारी कहीं लोअर ऑफ गार्ड हुई तो हमारी आईबी की फेलियर, रॉ की फेलियर, मिलिट्री इंटेलिजेंस की फेलियर, ग्राउंड के ऊपर में जितने सोल्जर्स हैं उनके इंटेलिजेंस के ऊपर फेलियर, हमारी पेट्रोलें भी जाती हैं विंटर्स में, उनकी फेलियर, और इन हाइटों में आकर के वो बैठ गए, अपने संगर बना लिए, अपनी डिफेंस बना ली, अपनी वेपन साइट कर ली। और उनका ये मानना था इट इज़ इम्पॉसिबल, कहीं भी आप जाइएगा रैंड को ऑपरेशन से करवा लीजिए, आप इसकी समीक्षाएँ, कोई अप्रिशिएशन, इन हाइटों में यदि आप इतने बड़े इलाके में आ जाते हैं, वर्ल्ड के किसी भी आर्म फोर्सेस के लिए पॉसिबल नहीं है कि आप इसको निकालें अनटिल अनलेस आप कोई काउंटर स्ट्रोक करें, पीछे से आकर के आप करें, तभी पॉसिबल है, जो कि मोटे बड़े तौर पर कुछ नहीं हो सकता। फुट स्लॉगिंग करनी पड़ेगी आपको, कोई ऑफेंसिव, मगर ये भी था कि शायद ये दुनिया ने ऐसे बनाया कि आप एलओसी में हम क्रॉस नहीं कर पाए, तो इसके कारण ये रिस्ट्रिक्शंस हुई। और पाकिस्तान का जो ऑपरेशन बदर इनिशियल फेज़ में 100% सक्सेसफुल, बड़े इलाके में और सब जगह वो ट्राई कर रहे थे कि आ जाएं, इसको सिक्योर कर लें, इन हाइटों को पकड़ लें बिफोर, एंड इट वाज द रेस अगेंस्ट द टाइम। जब हमारा 5 मई के बाद ये हमें पता चला कि ये तो आ गए हैं, ग्रेजियर्स बताने शुरू कर दिए, हमारी पेट्रोलें जाती थी विंटर के बाद और गुम हो गई, वो उनको पकड़ लिए, उनको टॉर्चर किया, उनकी बॉडी को छत बिछत कर दिया। उसके बाद ये रियलाइजेशन धीरे धीरे हुई कि ये तो बहुत बड़ा इंट्रूशन है, ये कोई मुजाहिदीन या कोई इसका नहीं। जब ये बातें उठाई गई हैं डीजीएमओ के, तो इनिशियल तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं ये तो टेररिस्ट हैं, कोई ऐसा हमने नहीं किया है, कुछ वो डिनाई करते रहे पूरे वर्ल्ड को, पूरी दुनिया को हमारे। मगर जब हमने हमारी लीडरशिप ने, मिलिट्री लीडरशिप हायर डायरेक्शंस वो में, उन्होंने एकदम से एक वेरी पुख्ता, बहुत तेज़ी से जो ट्रुप्स को मोबिलाइज, डिप्लॉय, उसको एम्प्लॉय करना, इनिशियली 3 जनरल बुधवार एंड सब्सिक्वेंटली 8 डिवीजन अंदर महेंद्रपुरी, जो ऑपरेशंस इन कमांडरों की है, जो हायर डायरेक्शंस वॉर्स में, और जिस तरह से उसका मोबिलाइजेशन, आर्टिलरी गन का, आर्टिलरी यूनिटों का जिस तरह से जमावड़ा, ये उसके बाद धीरे 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 जीरो प्रोबेबिलिटी ऑफ कैप्चर से धीरे धीरे तलोलिंग का फॉल होना, पूरे इलाके का टर्निंग ऑफ डिफेंस, जब आप कारगिल के जो आपका चोर बाटला के इलाके में पूरा का पूरा इलाका तुर्तुक तक आप सिक्योर कर लेना, उसके बाद जो हमारे एयरफोर्स का मल्टो ढालों के ऊपर में जो ऑफेंसिव और पूरी लॉजिस्टिक को बर्बाद कर देना, हमारे आर्टिलरी का जो फायर सपोर्ट एक्यूरेट 100 गन्स फायरिंग, इंयूनिटी, इन चीज़ों का जो इंटीग्रेटेड कहते हैं पूरी बैटल के, ऐसा मिसाल आप दुनिया के कहीं भी खोजेंगे तो नहीं मिलेगा। जूनियर लीडरशिप, जवान जेशियो, यंग लीडर, उनका तो पूरी उनकी कितनी भी सराहना की जाए वो कम होगा। ऐसा इतिहास के पन्नों में नहीं मिलेगा। ये एक एक लोग, एक एक जवान, एक एक सब ने अपनी चीज़ों को समझा और पूरी की पूरी परिस्थिति बदल दी। 2 महीने से ज़्यादा समय लग गया, फुट स्लॉगिंग हुआ, कैजुअल्टीज़ हुई, मगर कोई भी हार नहीं। किसी के मन में एक मिनट भी ऐसी बात नहीं आई कि ये हम, और पूरा का पूरा टर्निंग अप टेबल कहते हैं, पूरा का पूरा आप उलट फदर देते हैं, और उसका क्या नतीजा स्ट्रैटेजिक लेवल पे आप देखिएगा। और जो पॉलिटिकल कारगिल वॉर के बाद जब ख़त्म हुआ 26 जुलाई के बाद, पाकिस्तान में मिलिट्री कू, नवाज शरीफ साहब को देश छोड़ के भागना पड़ा। मुशर्रफ को इनिशियली वो बहुत ये कर रहे थे, मिलिट्री कू करा दिया उन्होंने 111 ब्रिगेड से, और फिर से जो भी उन्होंने कमाया था, जो भी कमाया, वो हार गए, क्योंकि पूरा एक्सपोज टेररिज्म। 2001 के बाद तो 9/11 जब हो गया, उसके बाद तो एक देश जो कि एब्सोल्युटली ब्लू आइड बॉयज़ ऑफ द वेस्ट, पाकिस्तान, ब्लू आइड बॉयज़ ऑफ अमेरिका, ब्लू आइड बॉयज़ ऑफ चाइना, टोटली एक्सपोज्ड, टर्न द टेबल, पूरा कहते हैं ना टर्निंग ऑफ टेबल, और एक टेररिस्ट स्टेट, फेल्ड स्टेट, और उसकी हर्ष क्या हुई और आप देख ही रहे हैं।
कारगिल युद्ध का बहुत ही गहराई से विश्लेषण हमारे दर्शकों को बताया है। सर प्लीज़ ये भी बताइए कि कारगिल युद्ध से जो परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई थी उसका हमने कैसे लिवरेज लिया है और आगे के फ्यूचर में हम उसका कैसे लिवरेज ले सकते हैं। बड़ा निचोड़ का सवाल किया है कि हमारा क्या हम उससे सीखें, क्या हमारा लीवरेजिंग है जो स्ट्रेटेजिक एंड जो पॉलिटिकल लेवल पे। तो सबसे बड़ी बात तो है जो जिस तरह से हमें एक नेशनल लेवल पे हमें जब सरप्राइज हो जाता है, हम सरप्राइज हो जाते हैं और बार बार ये होता है। और देखिए ये कहीं हमारे अंदर में जो हमारा सबसे बड़ा मानवता का एक संदेश है, जो क्लियरिटी ऑफ हार्ट है सभी का, वो ही हमारे आड़े और हमारी कमजोरी बन जाती है और हम बार बार धोखा खाने के बाद भी उसको बिलीव कर लेते हैं। हम लोग तो जब गए बस लेकर के, तो हमारे तरफ से भारत के हर एक नागरिक के ऊपर में एक ऐसा था कि शायद हमारा कोई पड़ोसी बदल नहीं सकते, तो हम एक भाईचारे की तरह रहे, मगर आपके उसी के ऊपर में पीठ पे छुड़ा टैक्टिकल, स्ट्रैटेजिकल, मिलिट्री ग्राउंड के ऊपर में जो हमारी पेट्रोलिंग जाती है उसको सब में हम धोखा खा गए, हम नहीं कर पाए। तो कहीं कहीं में बहुत बड़ी कमियां हैं और ये कमियां के बाद, कारगिल वॉर के बाद बहुत सारी चीज़ें हुई, DIA का गठन हुआ और चीज़ें हो रही हैं। अभी देखिए NAI आ गई, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं और वो चल रहा है। इट इज़ वर्क इन अंडर प्रोग्रेस, पर उसमें कहीं कहीं कमियां दिखती हैं। जिस तरह से आप देखिए लद्दाख में फिर से हो गया कि कोरोना काल के दौरान में जो इंतखाब उस दौरान में किस तरह से हमें फिर एक सरप्राइज हुआ, स्ट्रेटेजिक सरप्राइज हुआ, जिस तरह से उन्होंने ह्यूज मास ऑफ फोर्सेस उन इलाकों में ले आया, बरखलाफ जितनी भी एग्रीमेंट प्रोटोकॉल के बरखलाफ, और हम सरप्राइज हुए, हम उस पर रिएक्ट कर रहे हैं, चीज़ें हम कंट्रोल करते हैं। उसी तरह जब कारगिल वॉर में फ्रॉम 0 प्रोबेबिलिटी टू 100 प्रोबेबिलिटी में हम निकल जाते हैं, मगर वो चीज़ एक है। दूसरी बड़ी बात जो आपका, और वो बहुत बड़ी है, देखिए जिस तरह से ये नहीं, कारगिल वॉर में जो आप कहती हैं ना कहीं अनकहीं बातें, वो कई बातें तो बहुत हैं, बहुत सारे 20-22 सालों में बहुत चीज़ें सामने आई, बहुत किताबें लिखी गई, बार बार उन चीज़ों का बखान होता है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट था। जो इम्पोर्टेंट चीज़ 3-4 चीज़ें मैंने पहले भी बताया, तोललिंग, मल्टो ढालों में जो एक्शन एयरफोर्स का हमारे, और मोटे तौर पे जो सिक्योरिंग ऑफ फ्लैंक ऑफ जोर बाटला, तुर्तुक, सब सेक्टर हनी, ये टर्न कर दिया टेबल को। बट जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हर एक लेवल पे हमने तो बखान कर दिया है, एक एक जवान, एक एक KCO, यंग ऑफिसर, उनकी कितनी भी आप उसको लाएं, सारी, वो चाहे ASC का एक पोर्टर पोनी वाला है, मेडिकल का जवान जो राशन लेके जाता है, जो अपने गाड़ियों को 24 घंटे चलाकर अकेला जवान बिना नींद के आपके एमिनेशन को टर्न करता है, आर्टिलरी के लोग जिन्होंने वहाँ पर लगाया, जो सिग्नल वाले जो केबल लगा रहे हैं, कैरियर कॉर्ड लगा रहे हैं, और जब वो आपके फायर से टूट जाता है तो हाथों से पकड़कर, अपने रुमालों से पकड़कर, ये देखा है हम लोगों ने, और किस तरह से जोड़कर करंट खाते हैं, हमारे कम्युनिकेशन बरकरार रखते हैं, क्योंकि रेडियो कम्युनिकेशन तो पकड़ा जाता है, मगर ये जो लाइन कम्युनिकेशन को बरकरार, तो वो चीज़ें अनकही हैं। उसमें एक भी आदमी ऐसा नहीं, एक भी सोल्जर ऐसा नहीं है, चाहे हमारे एविएशन वाले, इम्पॉसिबल। मैंने बहुत सारी जगहों में किया है, यूनाइटेड नेशंस में भी देखे हैं डेयरिंग, जो हमारे हेक्टर्स पायलट, जो आर्मी एविएशन के पायलट, जो डेयरिंग दुश्मन की फायर के बीच से अपने हेलीकॉप्टर को लेकर जाना, चाहे वो कैजुअलिटी को वापस लाना हो, चाहे रसद गिराना हो, अम्यूनिशन, हथियार गिराने हो, मेरे ख्याल से वो सिनर्जी, वो अनकही सिनर्जीज हैं, वो खुलकर नहीं आई है। एक एक जवान, एक कुक, वो पत्थरों के बीच में एकदम आगे जा कर के वो रात में वो गर्म पूड़ियाँ, नमक पूड़ी बना कर के वो भेजता है कि हमारा जवान भूखा न रह जाए। गोली लग जाती है
आर्टिलरी फायर उस पे आता है, मगर वो बोलता है कि साहब मैं पीछे नहीं जाऊंगा क्योंकि हमें अपना खाना बनाकर जवान को देना है। रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इवन हम लोगों ने जिसको इसको देखा है, जिसको इसको छेड़ा है, एक एक वो अनसुनी कहानियाँ हैं। आप उसकी यदि वीर गाथाएँ लिखेंगे तो आप पूरे लिख लें, समुद्र के जितनी भी स्याही की भी नहीं लिख देंगे तो आप नहीं लिख पाएंगे। और सबसे बड़ी बात, 130 करोड़ जनता, और हमने इसको फील किया है। मीडिया का योगदान बहुत रहा। वो रोड हेड पे जा पाए जहाँ जा सकते थे, और उन्होंने पहली बार कारगिल में घर घर में इस बैटल को पहुंचाया। कारगिल की वॉर की जो पूरी दास्तान है, मिनट टू मिनट घर के ड्राइंग रूमों से लोग देख रहे थे, और पूरा जब देख इकट्ठा हुआ, और जब आपको मैं बताऊं, लड़ाई के दौरान जिस तरह से हमारे आर्मी पोस्टल यूनिट वालों ने चिट्ठियाँ, गाड़ी भर भर के चिट्ठियाँ आई, कमांडिंग ऑफिसर के नाम, जवानों के नाम, देश के नाम, घर से चिट्ठी, गांव की चिट्ठी, कम्मे की चिट्ठी, दोस्तों की चिट्ठी, जब वो आई आप पढ़ते हो, लगता है कि पूरा देश आप, और वो जो जनशक्ति से उभरा था, और कारगिल, दैट्स वाई मैं कहता हूँ 0 प्रोबेबिलिटी से 100 प्रोबेबिलिटी वो लेके गया था। उसमें सबका योगदान रहा है, चाहे वो किसी भी तब 130 करोड़ जनता। ये जो हम बांटते हैं, हमारे यहाँ ग्रेडियस, हमारे यहाँ वो हमारे सेम मुस्लिम भाई का जो ये रहा है, हमारे जो कारगिल के अंदर में जो लोकल जो पोनी पोटर चलाते हैं, वो गुज्जर, वो जो बकरवाल, जो आपको उस हाइट में मैंने देखा है क्रॉस ला करके आपको अम्युनिशन, सामान, रसद, वो अनकही कहानियाँ हैं। कोई भी ऐसा मुझे नहीं मिला जिसने अपना योगदान नहीं दिया है। उनकी अनसुनी कहानियाँ हैं, उनकी अनसुनी गाथाएं हैं। तो आज आपके माध्यम से मैं उसको बताना चाहूँगा। और सबसे बड़ा, जब आपके पास राखी तो बाद आई, उस दौरान गाड़ी भर भर करके, पोस्ट बाई पोस्ट, बोरे भर भर के हमारे पास राखियाँ आई थी, मिठाइयों के डब्बे ये पहुँचे। ले जाना मुश्किल था, मगर जब वो पहुँचता है तो पता लगता है कि देश आपके साथ खड़ा है। जब लोग फॉरवर्ड पोस्ट पे, चाहे वो पॉलिटिकल लीडरशिप है, आपके पास आते हैं, जो सीनियर लीडर, हमारे सीनियर लीडर भी फ्रंट लाइन में आकर के आपके साथ मिलते हैं। हमने जो एक जवान, अकेला जवान, वो उसके मुंह से खून गिरता है, क्योंकि इस हाई एल्टीट्यूड में 17, 18, 19 हज़ार फीटों के ऊपर में जब आप ऑपरेशन, जब पूरा जो क्लाइमेटाइजेशन के पहले आप करते हैं, तो मुंह से आप खून निकलते हैं, उगलते हैं, मगर उस खून को उगलने के बाद भी उसकी परवाह नहीं करता है, गोलियों की परवाह नहीं करता है, खाने की परवाह नहीं करता। इस दौरान मैंने देखा है एक एक जवान, एक एक ऑफिसर 15-15, 20-20 kg अपना वेट उसका टूटा है, मगर किसी ने भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, आगे बढ़ के निकला है। वो है, यदि इसको आप इसको लीवरेज आउट करते हैं। यही जो 99 का बैटल है कारगिल, और उसको क्यों हम विजय दिवस की, ये विजय दिवस उस महान देश के लिए है जो कि उसको एक ऐसा इमर्ज आउट किया है। और आप आज देखते हैं, जब हम भारत के उस चीज़ को देखते हैं, आज 22 साल बाद, जो बच्चा उस दिन जन्मा होगा, जिस दिन लड़ाई ख़त्म होगी 26 जुलाई, आज वो 22 वर्ष का होगा। ये चीज़ उनको पहुंचनी है, यंग जनरेशन तक जानी है, और वही चीज़ क्योंकि उनके ब्लड में, उनके डीएनए में वही है, उनको ये समझना है। और आपके माध्यम से, स्ट्रैटेजिक दर्शन के माध्यम से जो भी प्रयास हो रही है, इन गाथाओं, अनसुनी गाथाओं का, इसमें पूरा योगदान किसी एक का नहीं है, पूरे देश का है, ऐसा मेरा मानना है। मैं अंत में आपको जो चीज़ बताना चाहूँगा वो है, जो कारगिल वॉर के बाद बहुत सारी हमारी कमेटियाँ बनी, बहुत सारी कमेटियाँ, और उसके अंदर में जो जो चीज़ें हुई, जैसे CDS का बनना कि हमारे पास होना चाहिए, इवन बहुत सारी जगह थिएटराइजेशन, उस पर काम उतनी तेज़ी से नहीं होना चाहिए, हो रहा है जैसे होनी चाहिए थी, मगर हो रहा है।
और जिस तरह से इंडिया की एक सामरिक शक्ति आप पूरे अब देखते हैं, पूरे सुनते हैं, आज के दिन में तो ये हर घर घर में पहुंचा हुआ है, और जिस तरह से लोग खड़े हैं, ये आपकी शक्ति है। और एक चीज़ ये बताऊंगा कि केवल कभी कभी आप ऐसा लगता है कि कुछ लोग शायद दुश्मन की आवाज़ की उनके साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं। हो सकता है कि कोई उनका कंपल्शन हो हमारे सिस्टम में, पॉलिटिकल सिस्टम में कहीं कहीं कुछ है, तो वो उनको उसके साथ खड़ा करता है, मगर मोटे तौर पे हम सब एक हैं। और मैं ख़त्म करना चाहता हूँ मैम, मैं सिख रेजिमेंट को बिलोंग करता हूँ, और ये हमारी कुर्बानी का हिस्सा है। हम इस पे बिलीव करते हैं कि तेज सिबा बर मोहे है, शुभ कर मन से कबहू न डरो, अरिशो जाय लरो, निश्चय कर अपनी जीत करो। यही जज्बा, निश्चय कर अपनी जीत करो। और निश्चितता 0 से 100 प्रोबेबिलिटी को लेकर जाता है, और उसकी आगे का है, जब आपकी ओर निदान बने, अति ही रण में तब जूझ मरो। और ये जो जज्बा है ना, ये जो बलिदानी देने की, जो शहादत देने की, वो हर एक हिंदुस्तानी रखता है, खास करके हमारी सेना के हर एक अंग, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी के सारे, कोई भी ऐसा नहीं। इन्फेंट्री के तो वो तो इतनी बखान हुई है, उनका आर्टिलरी के फायर का इतना बखान हुआ है, जो हमारे को ये विजय दिलाई है। थैंक यू। जय हिंद। जनरल सिन्हा सर, बहुत ही अच्छा लगा आप हमारे स्टूडियो में आए, स्ट्रैटेजिक दर्शन के स्टूडियो में आए, और जिस तरह से आपने हमारे क्वेश्चंस का आंसर किया और हमें बताया चीज़ों को, किस तरह से वार आपने लड़ी, क्योंकि आप एक खुद वार वेटरन हैं। और जब आप बता रहे थे तो आपको मैं क्या बताऊं, मुझे रोंगटे खड़े हो रहे थे, तो आई एम श्योर कि मेरे दर्शकों को भी हो रहे होंगे। सो बहुत बहुत धन्यवाद वंस अगेन इस जानकारी के लिए। मैं आपका आभारी रहूँगा। स्ट्रैटेजिक दर्शन की पूरी टीम आपकी आभारी रहेगी। धन्यवाद।